नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसा विषय जो कि एक कार्यक्रम में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने बोल दी। और जस्टिस प्रतिभा सिंह जो बोल रही थी वो विषय इतना गंभीर है कि कम्युनिस्टों को तो वो हजम ही नहीं होता। कम्युनिस्टों को हजम नहीं हो सकता। भारत में जो तथाकथित अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनको हजम नहीं हो सकता। भारत में कांग्रेस को हजम नहीं हो सकता। भारत में ईसाई मिशनरीज का जो काम है उनको हजम नहीं हो सकता। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा सिंह के इस बयान आने के बाद ही हंगामा होना स्वाभाविक था। जो अर्बन नक्सल टाइप वेबसाइट्स थीं उन्होंने भर भर कर लिखना शुरू कर दिया और जितना वो लिख सकते हैं उतना लिखा। अब विषय क्या कह दिया? एक्चुअली फिक्की FICCI जिसको हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं, उन्होंने एक सेमिनार किया। उस कॉन्फ्रेंस में STEM नाम का एक चैलेंज बनाया गया। तो इसका नाम था वीमेंस इन साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैथमेटिक्स। स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैथमेटिक्स, इसमें महिलाओं का योगदान ये विषय था। वो विषय ले रही थी। उन्होंने अपनी दास्तां भी बताई कि भाई उनके वो कैसे डेवलप हुई। उन्होंने कहा कि भाई मैं कैम्ब्रिज पढ़ने गई थी। मेरी माँ, मेरी दादी एक बिजनेस वीमेन थी, दादी। और ये बात 1990-91 की है। मैं कैम्ब्रिज में पढ़ने गई तो मेरी दादी ने मेरा पूरा खर्चा उठाया, पूरा मुझे सपोर्ट किया। इसके बाद मेरा विवाह जब हुआ तो विवाह होने के बाद मेरे बच्चे हुए। मैं तो जॉब पर जाती थी, यानी कि प्रैक्टिस करती थी या कोर्ट आती थी, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश मेरी सास ने की और खूब सारा सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाया। आज मैं दिल्ली हाई कोर्ट की जज हूँ। ये सब बातें वो कह रही थी कि महिलाएं जो हैं भारत में खूब सारा सपोर्ट महिलाओं को मिलता है और महिलाएं भारत में एक अद्वितीय स्थान रखती हैं और उसका श्रेय उन्होंने जो दिया वो श्रेय किसी को स्वीकार नहीं। क्योंकि आज भी JNU में हालांकि रहती महिलाएं सबसे आगे हैं। आप देखिए JNU का जो उधम चौकड़ा रहता है उसमें लड़कियां महिलाएं सबसे आगे होती हैं। लेकिन भाई JNU का जो अपनी मैथोलॉजी है, जो उन्होंने माइथ फैलाए हैं संसार में, वो ये लगातार कहते हैं कि भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की जगह महिला तुष्टीकरण होता है, ऐसा कहते हैं। मतलब महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है। तुष्टीकरण तो नहीं कहा, तुष्टीकरण शब्द उनके लिए ठीक भी नहीं है। मैं उल्टा बोल गया, शायद मैं गलत बोल गया। ये कहा कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है और उसका JNU जो मानता है या जो कम्युनिस्ट मानते हैं उनका कहना है कि इन सब के पीछे दोषी भारतीय कल्चर और भारतीय स्क्रिप्चर्स हैं। अब भारतीय कल्चर, भारतीय स्क्रिप्चर्स के दोषी हैं क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। महिलाओं को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं को कोर्ट में अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करनी दी जा रही है। कविता कृष्णन ने इसके बाद ट्वीट किया, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि कविता कृष्णन जो CPI-ML की सदस्य हैं या उसकी महासचिव पोलित ब्यूरो हैं, कुछ हैं। और द वायर ने स्टोरी खूब बड़ी सी बनाई है। NDTV की वेबसाइट्स पर भी, NDTV की वेबसाइट्स पर भी इस तरह की स्टोरियाँ चल रही हैं, लाइव लॉ पर चल रही है। मतलब कम्युनिस्टों के जितने अपने पोर्टल हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले पोर्टल हैं या तथाकथित जो अपने आप को सेकुलर या फेकी सेकुलर अपने आप को कहते हैं, उन सभी ने इसको खूब हाईलाइट किया है। और उसके साथ कविता कृष्णन ने लगातार ट्वीट किए हैं। वो ट्वीट सबने कोट किए हैं कि भाई वो कह रही हैं, वो कहती हैं इतनी महिलाओं में इक्वलिटी है तो कोर्ट में तारीख महिलाओं को ठीक से नहीं मिलती, उनकी लिस्टिंग ठीक से नहीं होती। जिस कोर्ट में ये ऑनरेबल जस्टिस बात कर रही हैं वहाँ भी सही से महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता। ये सब बातें कविता कृष्णन लिख रही हैं। इसके साथ कुछ और बातें कहती हैं और जो सबसे गंभीर बात उन्होंने कहा कि ये जो तकियानूसी लेक्चर इन्होंने दिया है और ये जो पुरुषों पर महिलाएं डिपेंडेंट भारत में हैं, महिला को विवाह करके पुरुष के घर जाना पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट का जो दायरा है वो जजों के हाथों में है। जज उन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आते हैं, महिलाओं को इंसाफ लेने के लिए आगे आना पड़ता है। तो समाज में इंसाफ नहीं है, सब ऐसा 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 ऐसा।
साथ में वो कहती हैं कि चूंकि ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा सिंह ने मनुस्मृति की चर्चा की, उन्होंने कहा भारत की स्क्रिप्चर्स जो हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया है, और यहाँ तक कि मनुस्मृति जैसे हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं जिनमें महिलाओं के विषय में अच्छे से बात की गई है, महिलाओं को सपोर्ट के रूप में कहा गया है, यहाँ तक कि कहा गया जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता उस इस दुनिया में सही से उसको पहचान नहीं दी जा सकती। अब वो कहती हैं कि मेरी क्लासमेट, मतलब ये जस्टिस प्रतिभा सिंह कहती है मेरी क्लासमेट और वो मेरी क्लोज फ्रेंड है, वो वहीं रहती है और यहाँ हम एशिया में रहते हैं। एशियन वीमेंस ज़्यादा सपोर्टिव हैं, एशियन वीमेंस को ज़्यादा सपोर्ट है, ज़्यादा पढ़ लिख रही हैं। और उन्होंने एक रेशियो बताया, रेशियो में उन्होंने कहा कि भाई जो महिलाएं बीटेक कर रही हैं 42% भारत में महिलाएं जो बीटेक करने वाली हैं उनमें महिलाएं हैं, 63% एमटेक करने वाली महिलाएं, मेडिसिन में 35% तक महिलाएं काम करती हैं, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में 19% 20% महिलाएं काम करती हैं, ये 18 का आंकड़ा है। और टोटल स्टेम की बात करें, जो मैंने कहा साइंस, टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स, इन सब की बात करें तो आफ्टर ऑल भारत में प्रोफेशनल एजुकेशन में 43% महिलाएं हैं, 43% जो फर्स्ट डिग्री लेवल पर जाती हैं, अंडर ग्रेड फर्स्ट डिग्री लेवल जाती हैं। जबकि उन्होंने कहा यूएस में यही आंकड़ा 34% है, यूके में 38% है, जर्मनी में 27% है, फ्रांस में 32% है, और वर्ल्ड बैंक का जो आंकड़ा है वो 43% भारत में महिलाओं का योगदान कहता है स्टेम में, साइंस टेक्नोलॉजी में। तो वो कहते हैं विश्व में अगर कहीं भी सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन का परसेंटेज है 43%, यानी कि 100 लोग जो प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं उनमें से 43 महिलाएं होती हैं भारत में। बाकी जगहों के बारे में उन्होंने कहा कहीं 34% है, 38% है, 27% है, 32% है। अब यूके, जर्मनी में 27% है, यूके में 38% है। आप सोचो, तो ऐसी परिस्थिति में भारत नंबर 1 है। अब ये बात तो हजम हुई नहीं उनको, लेकिन इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। कहना उनको जो था वो उन्होंने मनुस्मृति के बारे में कह दिया कि भाई मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में ये पता नहीं क्या क्या कहा गया। साथ में कविता कृष्णन ने अब ये तो सब हम जानते हैं ना, भारत में मनुस्मृति से कितनी चिढ़ है लोगों को। मनुस्मृति जो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बेस्ड स्क्रिप्चर है, जो एक्सट्रैक्ट है, ऐसा नहीं कहता मैं पहला है, लेकिन जो एक्सट्रैक्ट निकाल कर रखा है जो खास तौर से कमांड बेस है। तो कमांड बेस जो कानून होते हैं, जो कानून की परिभाषा होती है या धर्मशास्त्र होते हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट की बात करता है। हालांकि पनिशमेंट किस तरह का मनु देता है, मनु कहता है कि अगर किसी ब्राह्मण के द्वारा दोष किया जाता है, गलत किया जाता है, तो उसको 3 गुनी बल्कि 4 गुनी सज़ा मिलनी चाहिए। किसी क्षत्रिय के द्वारा किया जाता है उसको 3 गुनी सज़ा मिलनी चाहिए, किसी वैश्य के द्वारा किया जाता है तो उसको 2 गुनी सज़ा मिलनी चाहिए, और शूद्र को केवल सज़ा मिलनी चाहिए। वो इसके विषय में आगे कहता है क्योंकि ब्राह्मण जो अपने आप को कहता है वो ज़्यादा पढ़ता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो अगर सावधान नहीं है और गलतियाँ करता है, अपराध करता है, तो उसको सज़ा भी 4 गुनी होनी चाहिए। वो कहता है क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विषय में वो कहता है चूंकि शूद्र जो है वो केवल फॉलोवर है। शूद्र से मतलब आज का ये जो तथाकथित लोगों ने बनाकर रखा वो शूद्र मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था में शूद्र उसको कहते हैं जो इन 3 में से नहीं आता, यानी कि जो शिक्षा क्षेत्र में नहीं है, जो व्यापार क्षेत्र में नहीं है, जो सेना में नहीं है, वो केवल फॉलोवर्स हैं, वो शूद्र आते हैं। जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्गों में हम उनको केवल कैलकुलेट करते हैं जो कोई व्यापार करते हैं। व्यापार मतलब चाहे बढ़ई है, चाहे दर्जी है, चाहे नाई है, ये सब वैश्यों के कैटेगरी में आते हैं। और वैश्यों में ही जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में आपस में विवाह होता है। ये सारा मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, मैं पहले भी इस पर लेक्चर डाल चुका हूँ कि किस प्रकार से भारत में वर्ण व्यवस्था जाति जन्म से नहीं है, वर्ण व्यवस्था कर्म से है। और वर्ण व्यवस्था में इन 4 में से आपको ग्रेड चुनना पड़ता है कि आपको सेना में जाना है, कि आपको शासक वर्ग में जाना है, कि आपको शिक्षा विभाग में जाना है, कि आपको व्यापार करना है। उसके बाद आपका द्विज का मतलब है सेकंड बर्थ,
तब होता है द्विज। जब आपको घोषित कर दिया जाता है तो आपकी घोषणा होती है कि आप बनिए हैं कि क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं, और अगर इन द्विज में से कोई काम आप नहीं ले पाते हैं तो आप शूद्र रहते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ के तमाम स्क्रिप्चर्स ने कहा है, मनु स्मृति ने भी कहा है कि जिसका जन्म होता है वो जन्म से शूद्र ही होता है, यानी कि अनएजुकेटेड, इलिटरेट होता है, अनस्किल्ड होता है। उसके बाद वो कोई काम पढ़ने के बाद करता है और उसके बाद उसको द्विज, सेकंड बर्थ घोषित करते हैं। और द्विज में ये कैटेगरी हम बांटते हैं। ये हमारे यहाँ का सामान्य फिलॉसफी है। बाद में जब मुसलमान भारत में आए तो इसको तोड़ दिया गया, और तोड़कर चूंकि इस व्यवस्था को भंग किया गया, इस व्यवस्था को भंग करने के बाद इसमें जो नया खेल आया वो ये आया कि साहब जन्म से कोई भी व्यक्ति वो वर्ण ले लेगा। वर्ण ऐसा नहीं होता कि वो जन्म से ले लेगा, वर्ण ऐसे होता है। और स्किल डेवलपमेंट वो जाति होती है जिसमें उसने जन्म लिया, वहाँ स्किल्ड, वहाँ जो काम होता है, जिस घर में जन्म लिया वो काम होता है, जन्म से सीखता है और सीखते सीखते वो काम को करने लगता है। इसके लिए उसको किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। स्कूल में जाने के लिए उसको शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षा जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद उसका जो 25 वर्ष तक का बाल्यकाल है, बाल्यकाल में हम उसको ग्रेड देते हैं कि वो कौन से ग्रेड का है। ऐसा व्यवस्था भारत में है। अब एक दो इलस्ट्रेशन लोग निकाल कर लाते रहते हैं, तमाम तरह की बातें, और इसी को लोग भारत में दलित साहित्य के नाम से छापा जा रहा है, दलित साहित्य कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, और सिर्फ ये ढूंढना कि कौन से स्क्रिप्चर, कौन से राइटर ने गलती कहाँ कर दी लिखने में, और वो शब्द लेकर पूरा कर देना। जबकि हकीकत यह है कि भारत में इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कोई भी स्क्रिप्चर का इंटरप्रिटेशन करने के लिए 6 चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसमें कहते हैं कल्प, सूत्र, व्याकरण, ज्योतिष और शास्त्र, सूत्र, इसके अलावा ज्योतिष। ऐसे 6 चीज़ें जिसको नहीं मालूम उसको हमारे भारत के स्क्रिप्चर्स का इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ ज्योतिष को शामिल इसलिए किया गया, खगोल शास्त्र की जानकारी भी होनी चाहिए, व्याकरण की तो होनी ही चाहिए, सूत्रों को पढ़ने का आपको अभ्यास होना ही चाहिए, आपको मतलब ये 6 चीज़ें, वेदांगों का अनुभव आपको होना ही चाहिए। तो जब तक इन चीज़ों को पढ़ने का उनका एक दृष्टि ना हो तब तक नहीं पढ़ना चाहिए। अगर इसको इस दृष्टि के बगैर पढ़ेंगे तो आप स्क्रिप्चर्स का अर्थ का अनर्थ ही निकालेंगे। जो मुझे लगता है ये दलित साहित्य लिखने वाले लोग जो भारत में आदिवासी साहित्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये उन 6 चीज़ों को, जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो बेसिक हैं, उनको जब तक नहीं पढ़ा तब तक इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं। लेकिन वो एक लाइन पकड़ी और पकड़ कर चल देते हैं कि सब ऐसी जगह पर ये लिखा है। बिल्कुल जैसे जाकिर नायक जैसा एक बेवकूफ़ भारत में इस्लाम का प्रचारक अपने आप को कहता था, और अभी उसके भाषणों के आधार पर आप देख लीजिए क्या चल रहा है, और वो आतंकवादी घोषित हो गया भारत में। खैर, और वो भारत में रेड अलर्ट पर है, देखा जाए, देखते ही पकड़ लिया जाए। और हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है कि इतना लंबे समय तक भगोड़ा होने के बाद गोली मारने के भी आदेश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन पकड़ा और बोलकर बड़ करना शुरू कर दिया। जिसको जानकारी नहीं है उसको इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा साहित्य लिखने वाले। अब मैं ये बात कोई उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रतिभा सिंह के लिए भी कह रहा हूँ कि ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया उनको भी पता नहीं कितनी गहराई से नॉलेज है कि नहीं। लेकिन कुल मिलाकर अगर इंटरप्रिटेशन करते समय कुछ अच्छी चीज़ों का अच्छे संदर्भ में इंटरप्रिटेशन किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि आपको पूरी चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो भी आपने नुकसान नहीं किया। लेकिन जब आप उसमें से नेगेटिव चीज़ें देखने लगते हैं और नॉलेज के बगैर, संदर्भ के बगैर, तो आप नुकसान करते हैं, समाज का नुकसान करते हैं, संसार का नुकसान करते हैं। ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा सिंह कहती हैं कि मनुस्मृति जैसी जो स्क्रिप्चर्स हैं उनमें महिलाओं को सम्मान दिया गया है। ये कहा गया है कि महिला का जो सम्मान नहीं कर सकता उसको संसार में कोई स्थान नहीं मिल सकता, वो स्वर्गलोक नहीं जाएगा। और ऐसे करके उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि भारत में जो महिलाओं को स्थान दिया गया है उसका कारण, उसका जो बेस है वो हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया गया है। और स्क्रिप्चर्स इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सभी महिलाओं को उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उन्होंने साथ में कहा कि भारत एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान की कृपा है। अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं तो फिर आपका पूजा पाठ सब बेकार है। पूजा पाठ के साथ साथ अगर आप भारत की स्ट्रैटेजिकल स्टेटस को नहीं जानते, भारत के सम्मान को नहीं जानते, भारत की परंपराओं को नहीं जानते, भारत में लिखे हुए ग्रंथों में जो मैंडेट है उस मैंडेट को नहीं जानते, तो फिर आपका पूजा पाठ किसी काम का नहीं है।
अब इसको क्रिटिसाइज करते हुए सभी ने लगभग मनुस्मृति को पॉइंट माना और कहा कि जब ये जस्टिस मनुस्मृति को देखकर ऐसा बोल रही हैं तो इनके अंदर क्या होगा, ये कितनी इनकी कितनी नॉलेज। एंड शी सेड, वो कविता कृष्णन कह रही हैं कि वो जो कह रही हैं जस्टिस प्रतिभा सिंह, वो बैड न्यूज़ है भारत के लिए, एक बैड चीज़ बता रही हैं। पुरुष प्रधान देश में, पैटर्नल फैमिलीज़ में वो बता रही हैं महिलाओं को सम्मान है। मैं नहीं समझता कि वो क्या कहना चाहती हैं, वो क्या करना चाहती हैं। कविता कृष्णन जी की बात मैं कर रहा हूँ, वो क्या करना चाहती हैं, द वायर में क्या लिखा जा रहा है। लेकिन देश में भूचाल तो मचा हुआ है। मुझे लगता है इस पर टीवी चैनल्स को कुछ कार्यक्रम करके अब इस पर आगे बढ़ना चाहिए और इनकी बातें करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।